हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फोर्जिंग के बारे में, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन से फोर्जिंग शॉप में ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहला होता है इसमें अपसेटिंग। अपसेटिंग और ड्राइंग आउट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको क्लियर करेंगे। अपसेटिंग क्या होता है? किसी भी जाप की लंबाई को कम करते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब जो उसकी मोटाई है या कह लीजिए जो उसका व्यास है, उसको बढ़ाना। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी हमें लंबाई को कम करना, मतलब नीचे से दबा दिया जाए या ऊपर से दबा दिया जाए, इसकी लंबाई को कम करना। और साथ ही साथ उसके जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल है या फिर उसके व्यास को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? अपसेटिंग कहलाता है। तो पूछा जाता है कि अपसेटिंग में क्या करते हैं? तो अपसेटिंग में हम लंबाई को कम करते हैं और व्यास को या फिर उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। अपसेटिंग तीन प्रकार की होती है। पहले आती है जंपिंग। जंपिंग में क्या करते हैं? हम किसी भी जॉब की पूरी लंबाई को ऑफसेट कर देते हैं, मतलब उसे हम फुल लेंथ में ऑफसेट कर देते हैं। ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से, मतलब उसकी पूरी लंबाई को ऑफसेट कर दिया जाता है। दूसरा होता है इंड अपसेटिंग। इंड अपसेटिंग में क्या करते हैं? हम जॉब के किसी भी एक सिरे से ऊपर से या नीचे से उसको हम दबाकर उसकी अपसेटिंग करते हैं। और तीसरा होता है सेंटर अपसेटिंग। सेंटर अपसेटिंग में क्या करते हैं? हम ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से दबाकर, मतलब जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, बीच का भाग होता है, उसको स्थूल करते हैं, उसकी अपसेटिंग करते हैं, मतलब बीच वाला क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली तीन प्रकार के अपसेटिंग होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि अपसेटिंग में लंबाई को कम करते हैं और क्षेत्रफल को, व्यास को बढ़ाते हैं। दूसरा इसके जस्ट विपरीत होता है ड्राइंग आउट या फिर ड्राइंग डाउन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें जाप के क्रॉस सेक्शन या फिर कह लीजिए उसकी मोटाई को कम करते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसे हम खींचते हैं तो क्या होगा? इसकी मोटाई कम होगी और इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसे कहते हैं ड्राइंग आउट या फिर ड्राइंग डाउन। तीसरा आता है इसमें बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब होता है किसी भी जाप को मोड़ना। मोड़ना या फिर इसे हम कहते हैं विदाउट चिप शेपिंग, मतलब एक ऐसी शेपिंग प्रक्रिया जिसमें कोई चिप्स का निर्माण नहीं होता, मतलब बिना चिप्स का निर्माण किए हम उसको क्या करते हैं? बेंड करते हैं, इच्छित आकार में मोड़ देते हैं। तो इसके लिए कई सारे टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। किस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है देखते हैं। पहला बीक ऑफ एनविल। जो हमने एनविल पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें जो बीक होती है, एनविल के बीक पर कब बेंडिंग करते हैं? जब हमें जाप को गोलाकार आकार में मोड़ना होता है, कोई रिंग वगैरह बनानी होती है, तो हम प्रयोग करते हैं एनविल के बीक का बेंडिंग करने के लिए। दूसरा है वाइस या फिर जो एनविल का एज होता है, फेस वाला जो एज होता है, उसका प्रयोग कब करते हैं? तो जब हमें जाप को किसी भी कोण में मोड़ना हो, किसी भी डिग्री पर बेंड करना हो, तो बेसिकली प्रयोग किया जाता है वाइस का या फिर एनविल के एज का, कोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है बेंडिंग लिंक्स। बेंडिंग लिंक और फोर्क टूल, इसके फिगर के बारे में पूछा जाता है, तो आप फिगर देख के एक बार क्लियर कर लीजिएगा। बेंडिंग लिंक का प्रयोग कब करते हैं? बेंडिंग लिंक का प्रयोग बेसिकली किया जाता है टॉप फुलर के साथ। जब भी हमें किसी पाइप की या फिर क्लिप की या फिर काफी छोटे रेडियस, काफी कम त्रिज्या में बेंडिंग करनी होती है, तो हम प्रयोग करते हैं बेंडिंग लिंक का। और बेंडिंग लिंक के साथ हमेशा टॉप फ्लोर का प्रयोग करके ही बेंडिंग की जाती है। किसका बेंडिंग करते हैं? कोई भी पाइप हो या फिर कोई क्लिप हो या कोई छोटे रेडियस का, काफी कम त्रिज्या वाले जॉब की बेंडिंग करनी हो, तो हम प्रयोग करते हैं बेंडिंग लिंक्स का। नेक्स्ट होता है बोलस्टर स्वेज। इसका प्रयोग कब किया जाता है? बोलस्टर स्वेज का प्रयोग करते हैं कोई भी पहिया हो सर्किल टाइप का या फिर कोई गोल स्टील की छड़ हो, उसको बेंड करने के लिए, उसको हुक को बेंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है बोलस्टर स्वेज का। तो पूछा जाता है स्टील छड़ के हुकों की बेंडिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बोलस्टर स्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्क टूल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो जब कोई राउंड क्रॉस सेक्शन की रॉड है, कोई गोल आकृति की रॉड है, उसको बेंडिंग करना है, तो प्रयोग किया जाएगा कौन सा? फोर्क टूल। अब गोल रॉड वगैरह को बेंडिंग करने से पहले उसमें हम सैंड वगैरह को भर लेते हैं, जिससे अगर वो हॉलो है तो बेंड करते समय पिचक ना जाए बीच से। इससे बचने के लिए उसमें हम बालू वगैरह भर देते हैं पहले से।
तो हमें गोल्ड रॉड की बेंडिंग करना है तो प्रयोग किया जाएगा फॉर्क टूल। ये थे बेंडिंग के बारे में। अब बेंडिंग करते समय कई प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, कुछ दोष आ जाते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन करते समय, उसको देख लेते हैं कौन से दोष किस कंडीशन में आते हैं। पहला है एक्सियल क्रैक या फिर फोल्ड। पूछा जाता है कि एक्सियल क्रैक या फोल्ड का दोष कब आता है, तो जब हम धातु को काफी ज्यादा गर्म कर देते हैं, मतलब काफी अधिक गर्म कर देते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम धातु को जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा गर्म कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगी, क्रैकिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। या फिर उसमें फोल्डिंग का गुण आ जाता है, वो मुड़ जाती है। दूसरा पूछा जाता है सैग के बारे में। सैग ये भी एक दोष होता है जो कि अपसेटिंग कर सॉरी ड्राइंग आउट करते समय आता है। इसमें क्या होता है, बिना पलटे ही जब क्या करते हैं हम उसकी हैमरिंग कर रहे होते हैं, एक ही साइड पर हैमरिंग करते हैं हम, उस जॉब को पलटते नहीं है दूसरे साइड पर, तो वहां बेसिकली दोष आता है सैग के नाम से हम उसे जानते हैं। तीसरा होता है लेफ्ट का दोष। लेफ्ट कब आता है, जब हम सेट हैमर का प्रयोग कर रहे होते हैं संपूर्ण पर शोल्डर वगैरह बनाने के लिए और सेट हैमर को सही पोजीशन में नहीं रखते हैं, उसे सही से प्रयोग नहीं करते हैं, तो दोष आता है लैप का। एक्सियल क्रैक फोल्ड कब होगा, गर्म सही से गर्म ना करने पर। सैग कब होगा, बिना पलटे एक ही साइड पर हैमरिंग करने पर। लैप का दोष कब आएगा, जब सेट हैमर को सही से स्थिति में नहीं रखा जाएगा, सेट हैमर का गलत प्रयोग किया जाएगा, तो बेसिकली लैप का दोष आता है। इसमें फोर्जिंग टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। पूछा जाता है माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक हम माइल्ड स्टील की फोर्जिंग करते हैं। इसके लिए अगर कलर पूछा जाए कि किस कलर के अनुसार हम करते हैं, तो जो फोर्जिंग करते समय कलर आता है माइल्ड स्टील का, वो लगभग पीला, सफेद, येलो, व्हाइट कलर का होता है। तो उस समय हम फोर्जिंग क्रिया को मतलब हीट करना उसको बंद कर देते हैं। तो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद माइल्ड स्टील की फोर्जिंग की जाती है। गर्म करते समय हम टेम्परेचर का अंदाज कैसे लगाते हैं, तो उसके कलर के अनुसार लगाते हैं। तो माइल्ड स्टील के लिए ये होता है पीला, सफेद, येलो, व्हाइट। दूसरा आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करना है तो उसको हम लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। बात की जाए रंग का, कलर से कैसे पहचानेंगे, तो हल्का पीले कलर का उसमें परिवर्तन होने लगता है। तीसरा पूछा जाता है हाई स्पीड स्टील के बारे में। तो हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है तो उसको हम गर्म करेंगे लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक, और इस समय जो जॉब का रंग होता है लगभग पीला, येलोइश कलर में हो जाता है। तो ये तीनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइल्ड स्टील के लिए 1300 हाई कार्बन, 900 हाई स्पीड स्टील, 1100, इन तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है इसमें फोर्जिंग ब्रिक्स के बारे में पूछा नहीं जाता है वैसे, बट देख लेते हैं। फायर क्ले ब्रिक्स, इसकी क्या विशेषता होती है, तो जो भी अग्निशय ईंटें होती हैं फायर क्ले ब्रिक्स होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब हम फोर्जिंग करने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे होते हैं, तो ये मान लीजिए तापमान में अचानक गिरावट हो जाती है, अचानक से ताप कम हो जाता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये वैसे ही कार्य कर रही होती, क्रैक वगैरह इसमें कुछ नहीं आता है। दूसरा जो टेल्क ब्रिक्स यूज की जाती है इसमें, इसकी क्या विशेषता होती है, इस पर जो ऑक्सीकरण वगैरह जो वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं जो पपड़ी वगैरह बनाती हैं वो इसमें दोष नहीं होता है। इसमें पपड़ी वगैरह स्केल्स नहीं बनती है, लेकिन अगर कोई लोहे का स्लैग है, धातुमल है, तो इस पर आकर जम सकता है। तीसरा क्या पूछा जाता है, डिनास ब्रिक्स के बारे में। जो डिनास ईंट्स होती हैं इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है, नियर अबाउट 1750 डिग्री सेल्सियस तक ये बिना किसी भी रुकावट के कार्य कर सकती है। तो कह सकते हैं 1750 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन कर सकती है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कास्ट आयरन की फोर्जिंग क्यों नहीं कर सकते, तो कास्ट आयरन को गर्म करने पर क्या होता है, उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, इसलिए हम कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं कर सकते। जो एक और पूछा जाता है कि अगर स्टील को मान लीजिए कम गर्म किया जाए, तो स्टील को कम गम सॉरी स्टील को अगर हम कम गर्म करके उसकी फोर्जिंग करते हैं तो उस समय क्रैक का दोष आ सकता है। और यदि इसे अधिक गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मतलब वो ऑक्साइड बनाने लगती है, या कह सकते हैं उस पर धातु की पपड़ी जमने लगती है। तो इसलिए हमें स्टील वगैरह की फोर्जिंग करते समय
अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अनुसार गर्म करना चाहिए। टेम्परेचर को कैसे सेंस करते हैं, कलर के अनुसार देखकर हम परिवर्तन का अंदाज लगा लेते हैं। तो ये था फोर्जिंग के बारे में। क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप वहां टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।